शेयर कर रही हूँ मैं स्क्रीन मेरा। चल, नाउ वी आर विद अवर यूनिट 5, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब तक हमने अब तक हमने पूरा ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को डिस्कस कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी रहेंगे मैनेजर्स की, और आप डेलीगेट कैसे कर सकते हो, वो आज हम ये टॉपिक में सीखने वाले। तो पहले देखो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब क्या रहता है? एक फ्रेमवर्क रहता है। जो फ्रेमवर्क में आपको पता चलता है कि कौन से काम के लिए कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, क्या उसकी क्या हु हैज अथॉरिटी, किसके पास अथॉरिटी है, मतलब राइट्स किसके पास है। तीसरा, और कौन किसको रिपोर्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन में। ये फ्रेमवर्क को, ये स्ट्रक्चर को ही क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। ये रिलेशनशिप शो करता है अलग अलग पोजीशंस और डिपार्टमेंट्स के बीच का रिलेशनशिप। क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शो करता है। ओके, सो यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज शोन विथ एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। एक चार्ट के ऊपर से आपको वो एक्सप्लेन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बट अकॉर्डिंग टू जेम्स जी मार्च एंड हेरबर्ट ए सैमन, वो क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर क्या है? कंसिस्ट ऑफ स्टेबल पैटर्न ऑफ अ बिहेवियर एंड रिलेशनशिप विद एन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली वो क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या कहा गया है, दोनों ने क्या कहा गया है? स्टेबल पैटर्न्स बताया गया है। यो स्टेबल पैटर्न्स इज रिलेटिंग टू व्हाट? ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बिहेवियर और रिलेशनशिप के बारे में का एक स्टेबल पैटर्न आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या करता है? दर्शाता है। बेसिकली कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसकी क्या अथॉरिटी राइट्स है, और कौन कौन किसको रिपोर्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। तो फिर फ्रेमवर्क आपको बताया। अभी सिंपल मीनिंग देखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये मैप है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? मैप है। इसमें क्या क्या आपको शो करता है रे? वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ड्यूटीज, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी। ओके, बाद में कम्युनिकेशन चैनल को शो करता है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। आप किससे कम्युनिकेट करोगे, वो चैनल, कम्युनिकेशन चैनल कैसे रहेगा, आप किसको रिपोर्ट करोगे, बाकी सामने वाला किसको रिपोर्ट करेगा। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, आपको किससे रिपोर्ट करने हैं, वो सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको बताएगा। एग्जाम्पल देते हैं, स्कूल देखो, प्रिंसिपल इज एट अ टॉप लेवल, फिर उनके नीचे आते हैं टीचर जो प्रिंसिपल के अंडर काम करते हैं, फिर आते क्लर्क्स एंड ऑफिस स्टाफ वाले जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं स्कूल में, और उनके बाद आते हैं स्टूडेंट्स जो टीचर उनको गाइड करते हैं। सो ये अरेंजमेंट जो है इज नथिंग बट का स्कूल का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार से मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहता है। अभी फीचर्स देखो, इसमें ना अथॉरिटी डिफाइंड रहती है। ओके, हु हैज अ पावर टू मेक अ डिसीजन, किसके पास पावर है कौन सा डिसीजन लेने के लिए, ये क्या रहता है? यहाँ पे डिसाइडेड रहता है। जैसे एग्जांपल देखो, डिपार्टमेंट मैनेजर्स कैन सुपरवाइज एम्प्लॉय इन देयर डिपार्टमेंट। जो जिस डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर है, वही सुपरवाइजर डिपार्टमेंट मैनेजर से ही वही इंस्ट्रक्शन लेगा। मतलब क्या? मैनेजर, जो डिपार्टमेंट का मैनेजर है वही मैनेजर उसी डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर को क्या करेगा रे? इंस्ट्रक्शन देगा कि एम्प्लॉय को सुपरवाइज कैसा करेंगे। तो इसे इसे क्या कहते हैं? ऑथोरिटी डेफिनेशन कहते हैं। इसका मतलब अगर सुपरवाइजर है तो मैनेजर सुपरवाइजर को इंस्ट्रक्शन देगा। अगर सुपरवाइजर नहीं है तो डिपार्टमेंट मैनेजर खुद क्या करेगा रे? सुपरवाइज करेगा एम्प्लॉयज को। मतलब हर एक डिपार्टमेंट का ऑथोरिटी इस केस में डिफाइन है। मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर प्रोडक्शन वाले को कोई भी अथॉरिटी नहीं है उनको कुछ इंस्ट्रक्शन देने का या तो फिर एम्प्लॉयज को सुपरवाइज करने का। दूसरा आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट एक्सप्लेन व्हाट वर्क्स ईच एम्प्लॉय मस्ट डू। रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या रहता है? कौन से एम्प्लॉय ने क्या काम करना, ये एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे कि द अकाउंटेंट हैंडल्स द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। आपकी कंपनी में जो अकाउंटेंट है वो क्या करेगा रे? फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैंडल करेगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तीसरा आता है एस्टेब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये क्या शो करता है रे? हुम रिपोर्ट टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये रिपोर्टिंग रिलेशनशिप दर्शाता है। जैसे कि सेल्स एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट टू सेल्स मैनेजर। जो भी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव रहेंगे वो सारे किसको रिपोर्ट करेंगे? सेल्स मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे। इसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। बाद में आता है प्रोवाइड्स कोऑर्डिनेशन। हर एक डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट वर्क स्मूथली। हर एक डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, जिससे क्या होगा रे? आपका वर्क स्मूथली कंडक्ट होगा। जैसे प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट्स टू मीट द कस्टमर डिमांड। ओके, कस्टमर की डिमांड फुलफिल करनी है तो इस केस में प्रोडक्शन और मार्केटिंग दोनों डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट बताएगा प्रोडक्शन वाले को कि मार्केट डिमांड कितनी है, उस हिसाब से फिर प्रोडक्शन वाला उतना यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। सो प्रोडक्शन और मार्केटिंग में क्या होना जरूरी है रे? कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। बाद में आता है कि इंपॉर्टेंस क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। तो पहला है टीम वर्क एंड प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करता है।
जिससे क्या होता है सारे एम्प्लॉयज इफिशिएंटली काम करते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे एग्जांपल देखो, इन हॉस्पिटल डॉक्टर, नर्सेस, फार्मिस्ट, रिसेप्शन स्टाफ वर्क टुगेदर इन ऑर्गेनाइज मैनर। देखो कोई भी हॉस्पिटल का हम एग्जांपल लेते हैं, सारे लोग, डॉक्टर्स रहने दो, नर्सेस रहने दो, फार्मिस्ट मतलब जहाँ पे मेडिसिन वगैरह मिलती है वो लोग, रिसेप्शन का स्टाफ, जहाँ पे आप चले गए हॉस्पिटल में तो स्टार्टिंग में आपको रिसेप्शन के लोगों से ही मिलना पड़ता है, ये सारे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं। इसके वजह से हॉस्पिटल में एक अच्छे तरीके से पेशेंट की केयर ली जा सकती है। तो इससे क्या बढ़ती है, टीम वर्क एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ता है अगर आपका आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर स्ट्रक्चर रहा तो। दूसरा, डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है। ओके, क्या कौन सा डिसीजन कौन लेगा, ये सारा हेल्प करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या करेगा, मदद करेगा। जैसे ओनली सीनियर मैनेजर में अप्रूवल द मेजर बिजनेस इन्वेस्टमेंट, दिस अवॉइड्स द कंफ्यूजन। देखो जो सीनियर मैनेजर वाले जो बंदे हैं, सीनियर मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हैं, वही क्या लेंगे रे, मेजर बिजनेस रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस लेंगे। इससे क्या होगा रे, बहुत हद तक आप क्या कर सकते हो, कंफ्यूजन्स को अवॉइड कर सकते हो। बाद में इनकरेज क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव। अगर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है तो हमेशा एम्प्लॉयज क्या रहेंगे रे, मोटिवेट रहेंगे और इनिशिएटिव भी लेंगे। जैसे कि प्रोडक्ट मैनेजर में इंडिपेंडेंटली सजेस्ट न्यू आइडिया फॉर इंप्रूविंग द प्रोडक्शन। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा रे, इंडिपेंडेंटली सजेस्ट कर सकता है कुछ नया आइडिया प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। और ये कब, हाँ, ये कब पॉसिबल होगा रे, जब वो एम्प्लॉय क्या रहेंगे रे, उनके उनके पास उनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर रहेगी और वो हमेशा मोटिवेट रहेंगे, तभी वो नए नए आइडियाज क्या करेंगे, सामने ला पाएंगे। बाद में आता है हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। देखो अगर अच्छा स्ट्रक्चर है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, इफेक्टिव स्ट्रक्चर है, तो बिजनेस भी बढ़ने में हेल्प होगी, बिजनेस के ग्रोथ में हेल्प होगी। जैसे व्हेन अ कंपनी ओपन्स अ न्यू ब्रांच, द स्ट्रक्चर हेल्प्स डिस्ट्रीब्यूट वर्क एंड अथॉरिटी प्रॉपरली। जैसे कि आपको अगर नई कोई नई ब्रांच ओपन करनी कंपनी की, तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको हेल्प करेगा काम बांटने में और अथॉरिटी को भी बांटने में हेल्प करेगा। बाद में इंप्रूव द कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। देखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से क्या होगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट होगा, इसके वजह से इंफॉर्मेशन फ्लो है वो प्रॉपर होगा। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में देखा कि ये बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच, ये अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में उसका टाइप फिक्स है तो इससे कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। जैसे एग्जांपल देखो, इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू एम्प्लॉय और फ्रॉम एम्प्लॉय टू मैनेजर, दिस इंप्रूव द कोऑर्डिनेशन। आपके पास टॉप डाउन अप्रोच यूज करते हैं या बॉटम अप यूज करते हैं, ये अगर क्लियर रहा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में तो आपको इससे कोऑर्डिनेशन इंप्रूवमेंट में आपको हेल्प होगा। देन क्लैरिफाइज द एम्प्लॉयज गोल। देखो एम्प्लॉय क्लियरली अंडरस्टैंड रहेगा उनकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटी उनको, तो वो क्या कर पाएंगे रे, इफेक्टिवली वर्क कर पाएंगे। जैसे कि एन एचआर मैनेजर एग्जांपल देखो, नोज हुम टू सर्वाइव सुपरवाइज। एचआर मैनेजर को अगर पता रहेगा कि उसको किसको सुपरवाइज करना है, किसको रिपोर्ट करना है और उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करनी है, तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन में एक कोऑर्डिनेशन बना रहेगा और क्लियरिटी भी रहेगी। बाद में आता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इज नथिंग बट एक डायग्राम है, जहाँ पे पोजीशन, डिपार्टमेंट्स, अथॉरिटी, रिलेशनशिप हम क्या कर सकते हैं, विजुअली उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कोई भी प्रोसेस फॉलो करने के लिए एक चार्ट रहता है ना प्रोसेस का, सिमिलर उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चार्ट रहता है। देखो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देखो, पहले आता है एमडी, एमडी के नीचे आते हैं जनरल मैनेजर लोग, जनरल मैनेजर के नीचे एचआर मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एचआर मैनेजर के अंडर एम्प्लॉइज और सेल्स मैनेजर के अंडर सेल्स एग्जीक्यूटिव। ये चार्ट क्या शो करता है, हमने अभी जो देखा वो हायरार्की शो करता है। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, किसने किसको रिपोर्ट करना है ये शो करेगा, और अथॉरिटी लेवल कौन सी, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय से रिलेटेड डिसीजन लेने की अथॉरिटी किसके पास है, तो एचआर मैनेजर के पास है। सेल्स एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने की अथॉरिटी किसके पास है, सेल्स मैनेजर के पास। तो इससे अथॉरिटी लेवल भी क्या होता है, क्लियरली शो करता है एचआर। इसके एडवांटेजेस क्या है, इससे इफिशियंसी बढ़ती है, कंफ्यूजन कम होता है इसमें, इससे कोऑर्डिनेशन बना रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, अथॉरिटी क्लियरली डिफाइंड रहती है, कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है और अकाउंटेबिलिटी भी इस केस में इंक्रीज होती है। बाद में आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखो पहला प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। सो हमने अभी लास्ट दो टॉपिक में भी देखा कि जो भी एक्टिविटीज करोगे आप, वो सारी एक्टिविटीज ये ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉमन गोल है वो अचीव करने के लिए करोगे। सो इसके लिए आपको साथ में काम करना बहुत जरूरी है, और आप साथ में तभी काम कर पाओगे जब आपके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, आपको अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी डिफाइंड रहेगी। और अगर साथ, और ये साथ काम अगर सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ काम कर रहे हैं तो उससे प्रॉफिट भी बढ़ेगा और साथ ही साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा। दूसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। उसमें क्या कहा गया है कि वर्क शुड बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू स्किल एंड एक्सपर्टीज। लोगों के स्किल एंड एक्सपर्टीज के हिसाब से उनको काम देना जरूरी है। जैसे इन अ फैक्ट्री अकाउंटेंट हैंडल्स अकाउंट्स,
इंजीनियर हैंडल्स मशीन, एचआर मैनेजर हैंडल्स रिक्रूटमेंट। इससे क्या होगा रे, इफिशिएंसी इंक्रीज होगी। मतलब जो जिस एरिया में स्पेशलाइज पर्सन है उसको वो काम देना बेसिकली। बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉय अगर वर्क साथ में काम करना चाहते हैं तो उनमें कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। जैसे द परचेस डिपार्टमेंट मस्ट कोऑर्डिनेट विद द प्रोडक्शन टू इंश्योर द रॉ मटेरियल्स आर अवेलेबल ऑन द टाइम। अगर प्रोडक्शन वालों को हर टाइम पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी चाहिए तो उनको परचेस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली प्रोडक्शन वालों को किसको बताना है कि आपको कितना रॉ मटेरियल लगेगा, परचेस डिपार्टमेंट वालों को ही बताना है। सो इस केस में आपको उनके साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। बाद में प्रिंसिपल ऑफ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी। देखो अथॉरिटी शुड फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम विदाउट कंफ्यूजन। देखो अगर आपको पता है कि आपके पास अथॉरिटी जो है वो आप टॉप डाउन अप्रोच यूज करते हो तो आपको पता है कि अथॉरिटी कहाँ से फ्लो की रही, टॉप से बॉटम में। जैसे वर्कर रिपोर्ट्स टू सुपरवाइजर, सुपरवाइजर किसको रिपोर्ट करेगा, मैनेजर को, और मैनेजर किसको रिपोर्ट करेगा, डायरेक्टर को। तो अगर ये क्लियरिटी रहेगी तो इस केस में आप कंफ्यूजन को अवॉइड कर सकते हो। बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनका कहना है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी इक्वल, दोनों भी इक्वली होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, इफ अ मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ completing a project, he should also have to authority to guide the employees and use the resources। अगर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट करके लेने का, तो उसको उस केस में आपको एम्प्लॉयज को गाइड करने के लिए और रिसोर्स यूज करने का भी परमिशन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि रिसोर्सेज कौन से यूज करने, एम्प्लॉय कौन से यूज करने वो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा, ऐसा नहीं। उसको क्या करना पड़ेगा, आपको कंप्लीट अथॉरिटी देनी पड़ेगी। बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ इफिशियंसी। देखो स्ट्रक्चर शुड हेल्प टू अचीव गोल्स एट अ मिनिमम कॉस्ट एंड एफर्ट्स। ये जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो ऑन टाइम, बट विद द मिनिमम कॉस्ट, और एफर्ट्स भी क्या लगे, कम लगे। जैसे अवॉइडिंग अननेसेसरी डिपार्टमेंट्स, रिड्यूस द एक्सपेंसेस एंड इंप्रूव द एफिशिएंसी। ओके, अननेसेसरी डिपार्टमेंट्स अपने ओपन करके रखे, अगर ये आपने अवॉइड कर दिया तो उस केस में आपका एक्सपेंसेस भी कम हो गए और आपकी एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो जाएगी। फिर बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो फिर उसको बांटना कहते हैं। तो देखो अथॉरिटी शुड बी डेलीगेटेड टू द लोअर लेवल्स व्हेनेवर पॉसिबल। जहां जहां पे पॉसिबल है वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, अथॉरिटीज को क्या करना पड़ेगा, आपके डेलीगेट करना पड़ेगा। जैसे देखो ब्रांच मैनेजर में अलाउ सुपरवाइजर टू अप्रूवल ऑफ स्मॉल एक्सपेंसेस इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग एवरी स्मॉल डिसीजन पर्सनली। अब मैनेजर क्या करता है, उसके नीचे के जो लोग रहते हैं उनको कुछ टास्क क्या कर देता है, अलोकेट कर देता है कि जैसे छोटे छोटे एक्सपेंसेस